आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, सी एस एग्जीक्यूटिव JIGL पेपर 1। ठीक है, सोर्सेस ऑफ लॉ उसमें जो चैप्टर है उसमें मैं आज आपको 5 थियरी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये 5 थियरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थियरी है। कुछ भी हो जाए आप ये थियरी गलती से भी छोड़ के मत जाना। इसमें से एक थियरी 100% आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो कौन सी थियरी है। तो सबसे पहली थियरी मैं आपको बता दूँ, सबसे पहली थियरी आती है हमारी जॉन ऑस्टिन थियरी। तो ये सबसे फर्स्ट थियरी है जो कंफर्म, मतलब 5 में से ये एक है जो पूछा जा सकता है। दूसरा जो थियरी आता है जो है थियरी रॉस्को पाउंड, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तीसरा जो थियरी है दैट इज जॉन विलियम सैलमन थियरी, ये हमारी हो गई थर्ड थियरी। उसके बाद आता है फोर्थ वन जिसको मैं बोलूँगा केल्सन थियरी, ये एक इम्पॉर्टेंट थियरी है। ठीक है, और पांचवा जो थियरी है जिसको मैं बोलता हूँ, ये थियरी का है नाम जेरेमी बेंथम। वैसे तो काफ़ी सारी थियरीज है बट ये 5 में से एक कंफर्म आएगा, मेरी गारंटी है। तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देख लेना, अच्छे से थियरी समझ लेना कि इसका मतलब है क्या। चलो हम लोग वन बाय वन सारी थियरी को समझते हैं कि ये है क्या। देखो सबसे पहला आता है जो है भाई ऑथर, जिसको बोलते हैं हम जॉन ऑस्टिन। इसका नाम है जॉन ऑस्टिन थियरी। सो देखो, ऑस्टिन इज नोन फॉर द कमांड थियरी ऑफ लॉ। Austin was a positivist, meaning that he concerned himself on what the law was instead of going into justness और fairness। इससे ज़्यादा फोकस कहते हैं कि लॉ है क्या। इससे मतलब इसने भाई फेयरनेस, जस्टनेस, अच्छा होना चाहिए, पार्शलिटी नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ पे इतने ज़्यादा फोकस नहीं किया। इसने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे किया कि पहले तो लॉ है क्या। तो देखो इसका सबसे पहला बेसिक फंडा है कि इसके मेन 3 पॉइंट ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहला आता है लॉ इज द कमांड। देखो लॉ एक कमांड है। कमांड बोल दिया ना, मतलब हर पर्सन को इस कमांड को मानना पड़ेगा और इस कमांड को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या आपको बुरा लगे, वो आपको फॉलो करना है। दूसरा होता है इट इज़ गिवन बाय सोवरेन अथॉरिटी। इसका मतलब जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है उसको हमेशा लॉ बनाना चाहिए। हमेशा लॉ किसको बनाना चाहिए? सुप्रीम अथॉरिटी को बनाना चाहिए। अब जैसे मैं देखो अपने यहाँ पे मुंबई में अगर जैसे देखूँ या कोई एरिया आप देख लो जहाँ पे एक होता है लोकल अथॉरिटी, ठीक है, फिर उसके ऊपर होता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी आप देखोगे ना तो सबसे सुपीरियर कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसके नीचे कौन आता है? स्टेट गवर्नमेंट आता है। उसके नीचे कौन आता है? लोकल अथॉरिटी आती है। अब देखो लोकल अथॉरिटी अगर लॉ बनाएगी तो उसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ एक लोकल एरिया ही रह जाएगा, बराबर। और अगर एक स्टेट लॉ बनाएगी तो एक उसका एप्लीकेबिलिटी एरिया सिर्फ पर्टिकुलर स्टेट रह जाएगा। तो अच्छा क्या है कि भाई अच्छा यह है कि अगर लॉ को आप सबसे ज़्यादा वाइड एंगल से इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो जो सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होगी कंट्री की, लॉ उसको बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लॉ बनाएगा तो एप्लीकेबिलिटी विल बी एंटायर इंडिया रहेगा। और तीसरा इट हैज़ अ सैंक्शन बिहाइंड इट। अब ये क्या है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसने क्या बोला है। सबसे पहले इसने बोला है कि कमांड, सो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ विच or a desire of an intelligent person directing another person to do or forbear from doing some act, and the violation of this wish will be followed by the evil consequences on the person so directed। इसका मतलब है कि लॉ एक है ना कमांड है। लॉ क्या है? ये एक कमांड है, और कमांड है तो मतलब तुमको मानना पड़ेगा। और कमांड है मतलब उसकी दो चीज़ है, अगर तुम फॉलो करोगे देन इट इज़ अ गुड थिंग, और अच्छी चीज़ है, तुमको कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस झेलने नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर तुमने कमांड को इग्नोर किया या कमांड को फॉलो नहीं किया देन बी रेडी फॉर द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। क्या? बी रेडी फॉर द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। इसी चीज़ को बोला जाता है कि भाई लॉ एक कमांड है। क्या है? लॉ एक कमांड है। तो लॉ इज़ वन कमांड जिसमें दो चीज़ होती है, आपको फॉलो करना है तो सही चीज़ है, अगर आप फॉलो नहीं करोगे, लॉ को इग्नोर करोगे तो उसके नेगेटिव कंसिक्वेंसेस आएंगे। क्योंकि अगर देखो मैं ऐसा बोलूँ कि फॉलो करो अच्छी बात है, फॉलो नहीं करो तो हाँ ठीक है कुछ नहीं, तो फिर कोई फॉलो ही क्यों करेगा ना, ठीक है। दूसरा होता है सोवरेन, दैट is a politically superior. He has defined the sovereign as an authority that receives the habitual obedience from the people but itself doesn't obey some other authority habitually।
is the evil consequences that follows on the violation of a command. Sanction should not also be confused with the reward that might be on offer if a given conduct is followed or refrain from. मतलब ऑब्वियसली चीज़ है, जब ये लोग भी लॉ बनाएंगे, सुपीरियर अथॉरिटी या गवर्नमेंट लॉ बनाएगा, तो उनको क्लियरली मेंशन करना चाहिए व्हाट यू कैन प्रैक्टिस विच इज़ अलाउड एंड व्हाट यू कांट प्रैक्टिस, ठीक है, विच इज़ नॉट अलाउड, विच इज़ अ क्राइम. ऑब्वियसली चीज़ है ना, जो क्राइम है उसको प्रैक्टिस नहीं करनी है, और अगर वो चीज़ जो तुमको प्रैक्टिस नहीं करनी थी वो तुमने कर दी, तो बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस. क्या आएगा? बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस. ठीक है. अब यहाँ पे जो दो चीज़ हो गई, और तीसरा था कि भाई सैंक्शन बिहाइंड इट, तो सैंक्शन इसी के अंदर एक्सप्लेन कर दिया. ये पॉइंट वाला जो है ये सैंक्शन हो गया. सैंक्शन हो गया मतलब इसका सैंक्शन का मतलब क्या होता है कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसको सैंक्शन भी होना चाहिए, मतलब अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी भी होना चाहिए. ठीक है. आज अगर कोई चीज़ सोसाइटी को लगती है कि लॉ ही गलत है, तो ऑब्वियसली उनको नहीं लगेगा सही, तो वो लोग फॉलो नहीं करेंगे, वो लोग कोर्ट तक चले जाएंगे कि ये लॉ सही बनाया ही नहीं है. बराबर. तो वो चीज़ को भी ध्यान देना है. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं हर एक थियरी का क्रिटिसिज्म. हर एक थियरी का क्या आपको पढ़ना है? क्रिटिसिज्म. तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म क्या है? पहला क्रिटिसिज्म, वेलफेयर स्टेट पास नंबर ऑफ द सोशल लेजिस्लेशन दैट डजंट कमांड द पीपल बट कन्फर राइट्स. अभी इसके थियरी में सबसे पहले क्रिटिसिज्म ये आ गया था कि ये भाई ने बोला था कि लॉ एक कमांड है जो ज़बरदस्ती सबको मानना है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे. तो इट्स अ काइंड ऑफ कि ये थोपा गया है. आपको अच्छा लगे तो भी मानो, नहीं अच्छा लगे तो भी मानो, थोपा गया है. तो ये तो फोर्सफुली हो गया. लेकिन हर लॉ ऐसे नहीं है. इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे लॉ हैं जो आपको क्या देते हैं? राइट्स देते हैं. थोपे नहीं गए आप पे. जो आपको क्या देते हैं? बेनिफिट्स दे रहे हैं. जिसका मतलब आपको जब वो लॉ पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार ये थोपा नहीं जा रहा है, भले ये फोर्सफुली चलो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि थोपा भी गया, बट ये बहुत सही चीज़ है, इससे तो मेरा कितना भला होगा, मुझे तो कितना फ़ायदा हो जाएगा. तो आपके राइट्स के बारे में सोचा गया है. हर चीज़ को ऐसा थोपा गया है, ज़बरदस्ती है, ये एंगल में नहीं लेना चाहिए. तो जबकि इसकी थियरी ऐसा बोलती थी कि लॉ कमांड है, थोप दो, अच्छा लगे बुरा लगे फॉलो करवाओ. ऐसा नहीं होता है. देयर आर सो मेनी राइट्स जो लोगों, देयर आर सो मेनी लॉज जो लोगों के बेनिफिट के लिए भी दिए जाते हैं. दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन द सोवर्जन डजंट हैव ओबे एनीवन बट द मॉडर्न स्टेट्स हैव देयर पावर लिमिटेड बाय द नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज. आज हम लोग बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट चलो लॉ बनाएगा, क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर अथॉरिटी है. अब इसके ऊपर तो कौन ही है, लेकिन आज तो दिन ऐसे भी आ चुके हैं कि भाई इसके ऊपर भी कौन है? तो इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ है. आज यूएन के कितने सारे लॉ हम फॉलो करेंगे, इंटरनेशनली जो भी लॉ पास हुए हैं हम वो हमको फॉलो करने पड़ते हैं. तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम गवर्नमेंट, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट एकदम सुप्रीम अथॉरिटी हो गई तो वो कुछ भी करेगी, नहीं. उनको भी इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रख के ही लॉ बनाने पड़ेंगे. जैसे कि ह्यूमन राइट्स है जो इंटरनेशनली लेवल पे इतना पॉपुलर है और इतना एक्सेप्टेड है, तो हमको जो भी इंडिया में अगर ह्यूमन राइट्स के लॉ बनाने हैं, हम कोई भी ऐसा लॉ फ्रेम नहीं करेंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करे विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ. ठीक है. और तीसरा होता है ऑस्टिन डजंट प्रोवाइड फॉर द जजेस मेड लॉस. आजकल तो कैसा होता है ना कि जो कोर्ट के जजमेंट आते हैं, जो डिसीजंस पास होते हैं, उसको भी एक लॉ पास हो गया ऐसी वैल्यू दी जाती है, जबकि ऑस्टिन ने ऐसी थियरी में अपनी कुछ भी एक्सप्लेन ही नहीं किया था. ठीक है. तो ये इसके मेन 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं जो क्रिटिसिज्म में है. अब दूसरा थियरी आता है, जो दूसरा भाई है अपना, दैट इज रॉस्को पाउंड थियरी. अब रॉस्को पाउंड थियरी देखो क्या है. सो रॉस्को पाउंड रिवर्स सिमिलरिटी बिटवीन द टास्क ऑफ अ लॉयर एंड इंजीनियर गेव दिस थियरी अ सोशल इंजीनियरिंग. तो इसकी थियरी का ऐसा भी आप नाम रख सकते हो कि ये सोशल इंजीनियरिंग थियरी है. The goal of this theory was to build such a structure of the society where the satisfaction of the wants of maximum was achieved with a minimum friction and wastages. कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को बेनिफिट या एंजॉय कर सको विथ nominal wastages. For any legal order to be successful in the structuring and efficient society, there has to be. अब देखो यहाँ पे इसकी थियरी 3 पार्ट में चलती है, जिसको बोलते हैं हम कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3. अब ये है क्या? देखो हम इसको देखेंगे कि सबसे पहला आता है एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट, एक पब्लिक इंटरेस्ट और एक होता है सोशल इंटरेस्ट. फिर एक होता है जैसे कि सेकेंड, definition of limits within which such interest will be legally recognized and given effect to. And तीसरा होता है securing of those interests within the limit as defined. अब देखो
इसकी थियरी को मैं ओवरऑल तुमको बताऊं तो एक बेसिक चीज़ याद रखना, इसकी थियरी ना मेन 3 चीज़ पे है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ध्यान दो, पब्लिक इंटरेस्ट पे ध्यान दो, और तीसरा होता है सोशल इंटरेस्ट पे ध्यान दो। ठीक है, अब देखो ये 3 इंटरेस्ट है क्या। तो सबसे पहला होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इस थियरी का। अगर कोई एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है, तो उसको पहले तो ऐसा है कि भाई वो पहले अपने बारे में सोचेगा कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरा ऐसा हो, मेरा ऐसा हो, मुझे ये करना है, मेरा ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो पहले अपने बारे में सोचेगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ेगा अपनी फैमिली के बारे में सोचेगा, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा, फिर अपनी सोसाइटी के बारे में सोचेगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो धीरे धीरे जनरल पब्लिक के बारे में सोचेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में अपनी कंट्री के बारे में सोचेगा। बराबर, पहले तो लोग यही करते हैं। अब देखो, हमेशा लॉ ऐसा बनना चाहिए कि एक इंडिविजुअल को बेनिफिट मिले। जब तक एक इंडिविजुअली अनसेटिस्फाइड है ना, तब तक वो दूसरे लॉ पे इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। आज मैं तुमको बोलूँ तुम नहीं कमाते हो ना, ठीक है, बट डोनेशन दो, तुम बोलोगे ये क्या बात है, मैं खुद कमाता नहीं हूँ तो मैं डोनेशन कैसा दूँ। दैट्स द पॉइंट हियर कि सबसे पहले लॉ एक पर्सन के बेनिफिट के लिए बनाओ। तो उसको जो जो चीज़ें चाहिए ना, वो उसको लॉ के थ्रू ला के दो। उसको चाहिए मिनिमम वेजेस, ला के दो। उसको चाहिए टाइम पे वेजेस आए तो पेमेंट ऑफ वेजेस ला के दो। अगर वो वुमन है तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट चाहिए, ला के दो। तो ये हो गया एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट हो गया। अब वो इंडिविजुअली सेटिस्फाइड है कि चलो मेरा तो भला हो गया, अब थोड़ा और लोगों का भी भला कर लेंगे। तो वो आजू बाजू के लोगों का सोचेगा, धीरे धीरे एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा। वो एनवायरनमेंट के भले तक तब सोचेगा जब उसका सब कुछ सक्सेसफुली, उसको सब कुछ सारे लॉज सारे मिल रहे हैं, सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर रहे हैं, उसको मज़ा आ रहा है ये सब चीज़ करके, उसका भला हो गया, फिर वो दुनिया का भला करने निकलेगा। मैं आज अगर अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूँ, अच्छी खासी मेरी लाइफस्टाइल हो चुकी है, मैं लाइफ सेट है जो मैं जी रहा हूँ, तो मेरे को कोई बोलेगा ना कि एनवायरनमेंट के बारे में सोचना चाहिए, तो मैं बोलूँगा हाँ यार सोचना तो चाहिए सीरियसली। अब उसके लिए मुझे थोड़ा इधर उधर एफर्ट डालना पड़ेगा, तो मैं ठीक है भाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा तो लाइफ सेट है। मेरा खुद का ये अर्निंग का ठिकाना नहीं है। कोई मेरे को आके बोलेगा कि भाई अपने को समाज सेवा करना है, वी हैव टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, इंडिया में कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है, मतलब नहीं सुनना है मेरे को। मैं अपना भला कर लूँ तो बस हो गया, बाकी का दुनिया का भला बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। जैसे जैसे इंटरेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, दिस इंक्लूड्स फिजिकल इंटीग्रिटी, तो फ्रीडम ऑफ विल होना चाहिए, ऑनर, रेपुटेशन, प्राइवेसी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। ठीक है, ये होना चाहिए। देन होता है इंटरेस्ट इन डोमेस्टिक रिलेशन, लाइक मैं मेरे पेरेंट्स के बारे में अच्छे लॉज होने चाहिए, मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में भी कुछ अच्छा लॉ होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ के रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, लाइक मैरिज एक्ट, डिवोर्स एक्ट, वो भी होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मेरी प्रॉपर्टी। देखो धीरे धीरे एक एक लेवल आगे बढ़ूंगा ना, पहले खुद का, फिर मेरे घर वालों का, फिर मेरी प्रॉपर्टी का, फिर समाज का, फिर दुनिया का। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। तुम बोलोगे डायरेक्टली दुनिया का सोचो, नहीं सोचूंगा मैं। ठीक है, तो फिर मेरा प्रॉपर्टी का लॉ भी इंडिया में सही होना चाहिए मेरे लिए। फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, अगर मुझे कोई कंपनी खोलनी है, ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स, कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनहेरिटेंस, टेस्टामेंट्री सक्सेशन, ये सब के लिए भी मुझे लॉ चाहिए। ये सब मेरा पर्सनल, मेरा घर वालों का सब जुगाड़ कर लिया मैंने। अब मुझे चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट। तो पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में मैं क्या क्या सोचूंगा कि भाई जैसे इंटीग्रिटी होनी चाहिए, बराबर, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकली पार्टी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सोशल इंटरेस्ट सही होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर हार्म करने वाली एक्टिविटी हम ना करें उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए रूल्स होने चाहिए। वो हो जाएगा, फिर धीरे धीरे मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूँगा, सेफ्टी की बात करूँगा, ठीक है, रिलीजन के बारे में सोचूंगा, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचूंगा, पॉलिटिकल, हेल्थ, ये सिक्योरिटी, ये सब धीरे धीरे सोचूंगा। तो ये हो गया मेरा सोशल इंटरेस्ट, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बराबर। तो ये भी चीज़ होनी चाहिए। तो इसने बहुत सही तरीके से बताया कि पहले एक इंडिविजुअल, फिर धीरे धीरे आगे चल के उसका पब्लिक इंटरेस्ट, और फिर धीरे धीरे आगे चल के होता है सोशल इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट। तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट, इस सब के बारे में सोचेंगे तो अल्टीमेटली पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा, लॉ में कुछ भी नहीं छूटेगा। बिकॉज देखो अगर कोई भी चीज़ सही नहीं है ना, तो जैसा अगर समझो रिलीजियस चीज़ें सही नहीं है, ज़बरदस्ती इंडिया में फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहे, अब ये तो गलत हो रहा है, तो इसके चक्कर में है ना कहीं मेरे ऊपर के दो इंटरेस्ट भी अफेक्ट होते हैं।
मेरे को एक हमेशा डर लगा रहेगा यार मेरे को पकड़ के कभी कन्वर्ट ना कर दे ये लोग, ठीक है। तो वो एक भी चीज़ अगर आपकी सही नहीं है तो दूसरे के ऊपर वो इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे इसकी थियरी में भी क्या क्रिटिसिज्म है। इसकी थियरी में सबसे पहला क्रिटिसिज्म है देर आर मेनी लॉज विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। अब इसके भाई के हिसाब से तो हर एक इंसान को इंटरेस्ट के हिसाब से लॉ बनने चाहिए, लेकिन कंपनी लॉ किसी इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं बना था, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट पॉश एक्ट किसी के इंटरेस्ट के ऊपर नहीं बना था, वो सिचुएशन को देख के लग रहा था कि ये बहुत बढ़ रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए कोई लॉ होना चाहिए, तो वो गलत हो गया वहाँ पे। देर इज नो प्रॉपर मेथड टू टेक्निक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अभी किसी का इंटरेस्ट कम है, जैसे मेरा इंटरेस्ट एनवायरमेंट में बहुत कम है, तुम्हारा इंटरेस्ट एनवायरमेंट में बहुत ज़्यादा है, हाउ टू मेजर इंटरेस्ट ऑफ अ इंडिविजुअल पर्सन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेजर। तो ये कोई तरीका नहीं है लॉ बनाने का कि इंटरेस्ट के ऊपर मेरा इंटरेस्ट कम भी होगा। एंड एज पर दिस थियरी जज स्टेटमेंट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। इसने बोला था जज के स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थियरी जिसको मैं बोलता हूँ जॉन विलियम सैलमन थियरी, बराबर। इसकी थियरी ना बहुत सिंपल है, बहुत मतलब बहुत सिंपल है। इस थियरी का एक ही मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लॉ हमेशा देना चाहिए जस्टिस। क्या देना चाहिए? लॉ हमेशा देना चाहिए जस्टिस। अगर लॉ जस्टिस दे रहा है तो लॉ सही है, लॉ जस्टिस नहीं दे रहा है तो थियरी लॉ सब गलत है। लॉ का काम क्या है? जस्टिस करना। अगर लॉ जस्टिस नहीं करता है तो वो गलत है, ठीक है। अभी देखो, सो आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द जॉन विलियम अल्टीमेट इंटेंशन ऑफ द लॉ इज टू प्रोवाइड जस्टिस एंड अदर थिंग्स आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट अगेंस्ट जस्टिस। लॉ का काम ही है जस्टिस करना। अब जैसे देखो दिल्ली रेप केस हुआ था, दिल्ली रेप केस में अल्टीमेटली उस जो भी पर्सन थे जिन्होंने रेप कमिट किया था, क्रिमिनल्स थे, उनको फांसी दिया तो हुआ ना जस्टिस। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि चलो 8 साल बाद डिले हुआ, 8 साल तक डिले किया और फिर डिसीजन सुनाया, फिर पनिशमेंट दिया, ठीक है डिले हुआ बट अल्टीमेटली वो जस्टिस तो दिया गया, बराबर। तो बस लॉ का काम क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना। अगर लॉ जस्टिस नहीं प्रोवाइड करेगा तो वो लॉ का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसकी थ्योरी बस इतनी ही है। अब इसकी थ्योरी की क्रिटिसिज्म देखो, अभी इसने क्या बोला था, लॉ इज़ एवरीथिंग, तो जस्टिस इज़ द एंड and law is only medium to realize it doesn't always hold true because there are number of the laws that can be called unjust। काफ़ी सारे लॉ ऐसे भी है जहाँ पे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार यार तो कोई सही चीज़ नहीं हो रही है, बट लॉ उस तरीके से फ्रेमिंग किया गया है तो ठीक है, आप उसको गलत लॉ नहीं बोल सकते, बराबर। देन द परसूट ऑफ द जस्टिस इज नॉट द ओनली पर्पज ऑफ द लॉ, ठीक है। मतलब लॉ मतलब सिर्फ जस्टिस नहीं होता है। क्यों? द लॉ ऑफ एनी पीरियड सर्व्स मेनी एंड्स एंड दीज एंड्स देमसेल्व्स चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसका रीज़न है कि लॉ जस्टिस, क्यों लॉ या जस्टिस या लॉ क्यों एक दूसरे के साथ ऐसा फिट नहीं बैठेगा, उसका रीज़न है जस्टिस का मीनिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गया। एक ज़माना था, एक टाइम ऐसा था कि जहाँ पे रेप की पनिशमेंट सिर्फ 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट होती थी, बराबर। बट ओवर द टाइम उसको आज हम डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट लेके आए, तो आज हमको लग रहा है कि ये करेक्ट पनिशमेंट है, तो उस टाइम पे तो ये करेक्ट पनिशमेंट थी। तो आज अगर मैं देखूँ तो मुझे लगेगा यार 7 years तो जस्टिस नहीं था, तो मतलब क्या उस टाइम पे जस्टिस किसी के साथ नहीं हुआ, बट उस टाइम पे वही लॉ था और उस लॉ के हिसाब से जस्टिस हुआ है अगर किसी रेपिस्ट को 7 साल का पनिशमेंट दिया है तो, ठीक है। बट कैसा है ना, अल्टीमेटली लॉ की डेफिनेशन, सॉरी जस्टिस की डेफिनेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है, तो तुम उसको ऐसा रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते या रिजिड बना के नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट आता है फोर्थ थियरी, जिसको नाम दिया है भाई केल्सन थियरी, जिसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं प्योर थियरी ऑफ लॉ। अच्छा, ये थियरी भी है ना बहुत इजी है, जैसे कि इसके पहले वाली जो थियरी हमने पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि भाई जो जॉन विलियम सैलमन था उसने क्लियरली एक ही चीज़ बोला था कि लॉ मतलब जस्टिस, बराबर है। लेकिन यहाँ पे जैसे इसकी थियरी है, इसकी थियरी इज प्योरली बेस्ड ऑन एथिक्स, ठीक है। जैसे उसने बोला था लॉ मतलब जस्टिस है, इसने बोला लॉ मतलब एथिक्स है, मोरल्स है, सोशल वैल्यूज है। सो जैसे देखो, केल्सन बिलीव दैट द कंटेम्प्ररी स्टडी एंड द थियरीज ऑफ लॉ were impure as they were drew upon from various other fields like religion,
मोरालिटी टू एक्सप्लेन द लीगल कंसेप्ट। कि इसने बोला था कि लॉ जो होता है ना, आजकल क्या है कि भाई लॉ जो भी बनते हैं ऑब्वियसली चीज़ है, कुछ रिलीजन के कंसेप्ट के ऊपर बनते हैं, कुछ मोरालिटी के कंसेप्ट के ऊपर बनते हैं। सो केल्सन लाइक ऑस्टिन वॉज अ पॉजिटिविस्ट इन दैट ही फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन व्हाट द लॉ वॉज एंड इट डाइवेस्टेड मोरल आइडियल एंड एथिकल एलिमेंट्स फ्रॉम द लॉ। तो इसने बोला था कि जो भी लॉ होते हैं वो मोरल आइडियल एंड एथिकल एलिमेंट्स के ऊपर ही बनने चाहिए। ठीक है, he discarded the notion of the justice as an essential elements of the law। इसने बोला था कि लॉ मतलब जस्टिस ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बिकॉज मेनी लॉज दो नॉट जस्ट में स्टिल कंटिन्यूस लॉ। इसने क्लियरली बोला था कि ये लॉ जस्टिस ये वो सब बकवास है। क्यों बकवास है उसका रीज़न है क्योंकि काफ़ी सारे लॉ ऐसे हैं जो अनजस्ट है, फिर भी वो लॉ तो है ना। तो ये थियरी पे ये स्टेटमेंट उसने ये जब थियरी के अंदर ये स्टेटमेंट डाला, इसका क्लियर मतलब हो गया कि वो भाई जो जॉन वाला था ना ऊपर वाला, ये भाई जॉन सैलमन, बराबर, ये जॉन विलियम सैलमन की थियरी से अग्री नहीं करता था। ठीक है, और उसने एक नया थियरी बनाया, प्योर थियरी ऑफ लॉ, जिसने उसे बोल दिया कि लॉ तीन चीज़ के ऊपर बेस होना चाहिए, मोरल आइडियल्स एंड एथिकल एलिमेंट्स पे बेस होना चाहिए। नाउ अभी इसमें है कि इसने क्या बोला था कि इसमें एक वर्ड है ग्रैंड नॉर्म। तो तीन वर्ड है ग्रैंड नॉर्म, सुपीरियर नॉर्म एंड सबऑर्डिनेट नॉर्म। ठीक है, अब देखो ये है ना, पढ़ने में तो आपको बहुत भारी लगेगा कि ये ग्रैंड नॉर्म मतलब क्या है। तो ग्रैंड नॉर्म देखो क्या है, अ फंडामेंटल लॉ एंड द लैंड ऑल्सो, लॉ ऑफ लैंड एंड ऑल्सो नोन एज अ सुपीरियर लॉ। इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये हो गया समझो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हो गया समझो कंपनी लॉ, और समझो ये हो गया एमसीए का कोई नोटिफिकेशन, एमसीए का कोई नोटिफिकेशन। ठीक है, अब सिंपल सी चीज देखो, तीन में सबसे सुपीरियर क्या है। तो तीन में अब ग्रैंड नॉर्म, सुपीरियर नॉर्म, सबऑर्डिनेट नॉर्म वर्ड छोड़ दो, आप इसको इस वर्ड याद रखो, बट उसको इंटरप्रेट आपको कैसे करना है, उसको समझना कैसे। अभी ये ग्रैंड नॉर्म, सुपीरियर नॉर्म, सबऑर्डिनेट नॉर्म है। ठीक है, चलो अभी ये तीन में सबसे सुपीरियर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपनी लॉ की एमसीए का नोटिफिकेशन। आप बोलोगे ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कंपनी लॉ। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एमसीए नोटिफिकेशन। तो कैन आई से दैट, अभी इसको ऐसे देखते जाओ कि कैन आई से दैट कि सबऑर्डिनेट नॉर्म ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट नॉर्म ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मतलब एमसीए नोटिफिकेशन सीओआई के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। बात सही है, सही है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सुपीरियर नॉर्म ग्रैंड नॉर्म के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, मतलब कंपनी लॉ के कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, करेक्ट है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ग्रैंड नॉर्म सुपीरियर नॉर्म और सबऑर्डिनेट नॉर्म से भी सुपीरियर है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर होता है, बस ये इसका मतलब है, बराबर। तो ये तीन चीज़ याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, अभी केल्सन थियरी के भी भाई क्रिटिसिज्म, तो पहले उसके क्रिटिसिज्म क्या है कि इसके भी थियरी में कैलकुलेशन इंटरेस्ट बहुत इशू है, क्योंकि सबके एथिक्स, सबके मॉरल्स, सबसे वैल्यूज सबके अलग अलग होते हैं। द प्योर थियरी ऑल्सो डिड नॉट गिव द टाइम फ्रेम फॉर विच द इफेक्टिवनेस should hold for the requirement of the validity to be satisfied. Validity is a matter to be determined in the context of the given point of time। अभी देखो जैसे एथिक्स होता है, हो सकता है अगर आपने एथिक्स पे कोई लॉ बना दिया, बट आज आपको वो चीज़ एथिकल लगती है, सोचो 2 4 5 साल 10 साल के बाद वही चीज़ आपको लगने लगेगी अनएथिकल, बराबर। तो आपने जब लॉ बनाया एथिक्स के ऊपर, तो आपका एथिक्स लॉ है, अब वही चीज़ आपको अनएथिकल लग रही है, तो लॉ का क्या फाड़ के फेंक दोगे। तो एथिक्स के ऊपर कभी लॉ नहीं बनता है। एंड देर आर मेनी लॉज विच आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एंड नॉट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो एक आता है लास्ट वाला जो है जेरेमी बेंथाम थियरी। ठीक है, अभी इस थियरी के अंदर है ना, आपको टोटल 8 पॉइंट्स याद रखने हैं। टोटल कितने पॉइंट्स याद रखने हैं, 8 पॉइंट्स याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कि सोर्स। तो सोर्स का मतलब देखो क्या होता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि लॉ हमेशा सबसे सुप्रीम अथॉरिटी बनाएगा। ठीक है, लॉ हमेशा कौन बनाएगा, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी ही बनाएगा, और किसी को लॉ नहीं बनाना चाहिए। दूसरा, लॉ होता है कोई सब्जेक्ट के ऊपर, दिस में बी पर्सन और द थिंग्स, ईच ऑफ दिस में बी एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट, दैट इज एजेंट विथ विच एन एक्ट कमेंसेस और टर्मिनेट्स। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब
किस चीज़ के ऊपर, क्या टॉपिक के ऊपर आप लॉ बना रहे हो, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, फॉरेन पॉलिसीज़ हो गई। वैसे एक होता है ऑब्जेक्ट, ये लॉ बनाने से आपका क्या पर्पस सर्व हो रहा है, तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, क्यों करना है, ये लॉ नहीं है तो क्या हो रहा है, और आपको लगता है कि लॉ आने से ये चीज़ कम हो जाएगी, तो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट। एक होता है एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी एक पर्टिकुलर स्टेट है, पूरी कंट्री है, क्या है, ठीक है। पांचवा होता है एस्पेक्ट, दैट इज एवरी लॉ हैज अ डायरेक्टिव एंड अ सैंक्शनल पार्ट। द फॉर्मर कंसर्न्स द एस्पेक्ट्स ऑफ द सोवरेन विल towards towards an act situation, and the latter concerns for the force of the law. The four aspects of the sovereign will: command, prohibition, non-prohibition and non-command, and the whole range of the law are covered under it. देखो एस्पेक्ट मतलब क्या चीज़ है आप कमांड के नाम पे दे रहे हो, क्या चीज़ें प्रोहिबिट करनी है, क्या चीज़ें प्रोहिबिट नहीं करनी है, ये सब चीज़ें लॉ में प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, ठीक है। एक होता है फोर्स, द मोटिवेशन टू ओबे अ लॉ इज जनरेटेड बाय द फोर्स बिहाइंड द लॉ। मतलब आपको उसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई अगर ये फॉलो नहीं किया तो ये पनिशमेंट आएगा, अदरवाइज तो कोई लॉ फॉलो ही क्यों करेगा जब पनिशमेंट ही नहीं मिल रही है, ठीक है। फिर एक होता है रेमेडियल अपेंडेज, अभी जैसे समझो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में तो रेमेडियल अपेंडेज भी है ना, कि अगर भाई कंज्यूमर को कुछ हार्म हुआ तो वो रिफंड मांग सकता है, वो कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, वो रिपेयरिंग करा सकता है, कुछ भी करा सकता है, वो रिप्लेस करा सकता है, देर आर मैनी थिंग्स, ठीक है। और एक होता है एक्सप्रेशन, अ लॉ इन द अल्टीमेट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोवरेन विल, द कनेक्शन विद विल raises the problem of the discovering the will from the expression। तो एक्सप्रेशन मतलब कि भाई ये क्लियरली पता होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए कि ये हमेशा सुपीरियर अथॉरिटी ही बनाएगा, कोई नॉमिनल अदर अथॉरिटी नहीं बनाएगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके थियरी में दो चीज़ें हैं, पहला डिडंट गिव द फेयर ट्रीटमेंट टू द कस्टम, इसने एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कर दी थी अपनी थियरी के अंदर, इसने कस्टम को कभी इंपॉर्टेंट सोर्स माना ही नहीं था, इसे बोला कस्टम इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ, जबकि हम देख चुके हैं कि कस्टम सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लॉ होता है, ठीक है। एंड बेंथाम्स थियरी डिडंट अलाउ द जजेस, इसने भी जज के स्टेटमेंट को वैल्यू नहीं किया था, बट आज हम देखते हैं कि जजेस के स्टेटमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5 थियरी, ये 5 थियरी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5 थियरी है।